हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज का करंट अफेयर और इस करंट अफेयर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपके होते हैं, न्यूज़पेपर चाहे द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो। अभी मैं देख रहा था कि लड़ाई चल रही है आजकल हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। कोई टेंशन नहीं, हम दोनों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। जो भी दोनों न्यूज़पेपर्स के अंदर रेलेवेंट होगा वो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसी मानसिकता दिमाग में पाड़ो ही मत लड़ाई झगड़े की। तो आज हम बात करेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास। सो गाइज दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स। ये 4 अलग अलग चैनल्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ एक बार चारों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ मेरी क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ना अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ना सुमित कुमार के नाम से मुझे फॉलो करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो करोगे। एक बार जो बच्चा मुझे फॉलो कर लेगा उसके बाद कोई भी क्विज मेरी लगती है, कोई भी स्पेशल क्लास अगर मेरी होती है या कोई भी प्लस कोर्स अगर मेरा होता तो आपको दोस्तों ना नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ज्वाइन कर पाओगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, मेरे साथ मेरे प्लस कोर्स में हिस्सा लेने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए कोड याद रखें सुमित10। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड याद रखना है आपको। मेरा कोड क्या है, सुमित10। अभी एक लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है 20% ऑफ यूपीएससी सीएससी के लिए दोस्तों। यहां पर आप देखोगे ना दोस्तों तो 2 साल के प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर में लगभग 16,000 रुपए का डिस्काउंट है, 15,570 रुपए का। और अगर हम बात करते हैं आइकॉनिक का तो आइकॉनिक पे डिस्काउंट चल रहा है 2 साल के पे 23,921 रुपए का। बेस्ट है दोस्तों, जाओ। बार मैं कह रहा हूं दोस्तों, किसी का भी कॉल आए तो आप साफ साफ बोल देना कि भाई सुमित सर के स्टूडेंट हैं, हम सुमित सर से ही बात करेंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है, या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। या एक और अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये जो हमारी क्लास चल रही है इसके कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म भरा दिख रहा होगा। आप बस उस फॉर्म को ओपन करो। अगर आपको लोन वगैरह कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगा सो आपको मेरी टीम कॉल कर लेगी और आपको पूरी चीज़ समझा देगी। इससे आप फ्रॉड होने से या किसी प्रकार की गलत प्रकार की गतिविधियों से क्या होंगे, आप बच जाएंगे। आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन नॉर्म, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन नॉर्म्स की मैं क्या बात कर रहा हूं, देखो समझना मेरी बात दोस्तों। पूरी दुनिया के अंदर ना आजकल क्लाइमेट चेंज को लेकर थोड़ा सा हम जागरूक हो रहे हैं, है ना। अभी हमारे पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान, ठीक है। वो पहले ही बेचारा भीख मांग रहा था अलग अलग देशों से। अभी आज का मैं टॉपिक दिखाऊंगा, पाकिस्तान ने फिर से भीख मांगी है। पाकिस्तान ने कहा है कि जो हमारे पाकिस्तान में आपको पता है ना बाढ़ आ रखी है बहुत, ठीक है, बहुत भयंकर बाढ़ आ रखी है पाकिस्तान के अंदर। इवन जो मोहनजोदाड़ो की साइट है वहाँ पर, जो हड़प्पा संस्कृति जिसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया है, वो भी खतरे में है, ठीक है। तो इतनी भयंकर किस्म की बाढ़ आ रखी है और पाकिस्तान का मानना है कि ये जो बाढ़ आ रही है ना ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है। और उनका कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज आज हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार है जो पुराने टाइम पे जिन्होंने डेवलपमेंट किया था, यानी कि यूके। क्योंकि उस समय सारे देश तो यूके के गुलाम थे, तो यूके ने बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का एक्सप्लोरेशन किया, उन्होंने निकाला, उनको जलाया। तो आज जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कह रहा है कि उसके लिए जिम्मेदार उस समय का यूके था, उस समय जो यूएसए था वो जिम्मेदार था, है ना। कह रहा है कि 50% जो है यही लोग जिम्मेदार थे। बाकी अगर मैं रशिया को, जापान को, इनको मिला दे तो लगभग 65% इनकी जिम्मेदारी बनती है। 2005 से लेकर चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर बना हुआ है। तो अगर चाइना की भी जिम्मेदारी देखें तो 11% चाइना की भी जिम्मेदारी, भारत 3% में ही आता है। तो चाइना जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि भैया हमें क्या दो, कंपनसेशन करो। अभी मैं पढ़ाऊंगा, वो भी एक अलग टॉपिक है। पर दोस्तों हम क्लाइमेट के प्रति अवेयर हो गए हैं, क्लाइमेट के प्रति सेंसिटिव हो गए हैं, है ना। तो हमें क्लाइमेट को क्या है, क्लाइमेट चेंज को रोकना, और उसके लिए हमें ग्रीन हाउस गैस और जो हमारे फॉसिल फ्यूल हम यूज करते हैं, जीवाश्म ईंधन, उनसे निकलने वाले हानिकारक गैसों को, जिसमें आपका ग्रीन हाउस गैसेज होती है और अन्य जो गैसेज हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दोस्तों हमारे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिनसे बिजली बनाते हैं, और मैक्सिमम बिजली हम इन्हीं से बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जिसके अंदर में जब हम करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर जो है वो आपकी क्या होती है, एमिट होती है गैसेस फॉर्म में। सल्फर आपको सल्फर डाइऑक्साइड में मिलती है। आपको पता है जब ये H2O के साथ मिलती है तो ये H2SO4 यानी कि वीक सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। और ये जो वीक सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपको पता है इससे एसिडिक रेन होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होना वो अपने आप में एसिडिक रेन का कारण बनता है। हमारे लंग्स के लिए हानिकारक है, हमारी स्किन के लिए हानिकारक है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है दोस्तों, हानिकारक है।
तो भारत सरकार ने एक नॉर्म बनाई थी। भारत सरकार ने कहा था कि 2022 तक जो है हम प्रयास करेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर दे, कम कर दे। हमारे जो पावर प्लांट्स हैं इनमें से सल्फर निकलती है, तो हमने कहा था कि हम वहां पर एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे जो सल्फर को क्या कर ले, अलग कर ले, ठीक है। उसको हम DFS बोलते हैं उस सिस्टम को। चाइना के अंदर में 2005 से इंस्टॉल कर रखा। चाइना के अंदर में भी सल्फर का एमिशन बहुत होता था, बट अब चाइना ने सिग्निफिकेंटली उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया वो सिस्टम लगा के। बट भारत ने जो है डेडलाइन 2024 की वजह बढ़ा दी है। भारत ने कह दिया कि ठीक है 2026 तक करते हैं, 22 तक नहीं 2026 तक करते हैं। और इसके लिए कारण दिया कि खर्चा बहुत आएगा, कोविड में पहले ही बहुत खर्चा है, इकोनॉमी में डाउनटर्न चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में चाइना के साथ हमारे व्यापार अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्निक हम लेके तो वहीं से आएंगे ना, फिल्टर विल्टर, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, है ना, खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेडलाइन जो है ना उसको पास कर दिया 2026 तक की। 4 साल के बाद में हम ऐसा करेंगे कि हमारे पावर प्लांट जो है वो कम से कम क्या करे, सल्फर एमिट करे एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन कहा है कि ऐसे इलाके जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है, जैसे NCR के अंदर है, वहां पर 2024 के बाद में इन पावर प्लांट को पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है उनके अंदर में 2025 या आई थिंक 2026 के बाद में उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये नॉर्म्स पहले से थी, 2022 तक थी, अब इनको एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों, कब तक, आपका 2024 तक। तो चलिए पूरा मुद्दा क्या है पढ़ते हैं। भारत कितनी सल्फर डाइऑक्साइड जो है एमिट करता है। आज दुनिया में हम नंबर 1 है, हमारे बाद में जो है वो है रशिया, लेकिन रशिया सेकंड पे है, लेकिन हम रशिया से दुगना सल्फर जो है वो एमिट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, दुगना। दुनिया में सबसे ज़्यादा सल्फर एमिट कर रहे हैं दोस्तों इन पावर प्लांट से। या बहुत सारे जो और होते हैं ना हमारे अयस्क, जिनसे हम धातु बनाते हैं, मेटल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर में भी बहुत सारी सल्फर गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर में रिलीज हो जाती है। तो वो भी हमें कम करनी, रिड्यूस करनी, बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक डीसल्फ्यूरिकेशन फिल्टर होता है जो हम लगाते हैं, तो उसकी बातचीत चल रही है। चाइना ने भी लगाया, चाइना में बहुत थी पहले, लेकिन चाइना ने सिग्निफिकेंटली उसको क्या कर लिया दोस्तों, रिड्यूस कर लिया। तो आइए दोस्तों मेरे साथ। तो सबसे पहली बात तो ये टॉपिक यहाँ पे आया हुआ है। टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो GS पेपर 3, क्योंकि एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन डिग्रेडेशन से आपका रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से संबंधित मामला है। मुद्दा समझिए, इंडिया ने क्या कर दिया है दोस्तों, जो डेडलाइन थी, जो कोल फायर्ड पावर प्लांट थे भैया, ऐसे पावर प्लांट जो बिजली संयंत्र जो किससे चल रहे थे दोस्तों, आपका जो कोयले से संचालित हो रहे थे, उनसे दोस्तों लगातार सल्फर का उत्सर्जन हो रहा था। इसमें कटौती के लिए, ठीक है, जो उपकरण स्थापित करने हमें इंडिया एक्सटेंडेड अ डेडलाइन कोल फायर्ड प्लांट टू इंस्टॉल इक्विपमेंट टू कट सल्फर एमिशन बाय 2 ईयर, है ना भाई। हमने कह दिया कि ठीक है हम बढ़ा देते हैं आगे, है ना, 2022 से हम 2024 तक कर देते हैं डेंस एरिया में, उसके बाद पेनल्टी लगाएंगे, और जो नॉन डेंस एरिया उसको 2026 तक कर दिया है ना। तो ये सल्फर को हम कम कर सकते हैं किससे लगा के, इक्विपमेंट लगा के, हम इक्विपमेंट इंस्टॉल करके ना कम कर सकते हैं, बट अभी इक्विपमेंट इंस्टॉल हो नहीं पा रहे हैं। कह रहा भारत ने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के लिए सल्फर उत्सर्जन में कटौती के लिए उपकरण स्थापित करने की सीमा को जो है 2 साल बढ़ा दिया है। द गवर्नमेंट इज मार्किंग द थर्ड पुश ऑन द कमिटमेंट टू द क्लीन अप द डर्टी एयर। अब देखो यार, इससे होता क्या है दोस्तों, ये जो हम कोल फायर्ड पावर प्लांट होते हैं ना हमारे, जिससे बिजली बनती है, अरे ये जो बिजली जो हमारे बिजली उत्पन्न करने वाले जो हमारे पावर प्लांट है ना, इसमें हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अब उस कोयले से गैस निकलती है, गैस एनवायरनमेंट में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में हवा गंदी होती है। तो भारत सरकार कई बार बात कर चुकी है कि इस डर्टी एयर को हमें साफ करना है, बट ये जो टारगेट हम रख रहे हैं उसमें तीसरी बार हमने टारगेट को क्या किया है दोस्तों, एक्सटेंड किया है, ठीक है। सरकार ने गंदी हवा को साफ करने की प्रतिबद्धता पर तीसरा धक्का दे रही है, मतलब तीसरी बार इसको आगे धक्का दिया जा रहा है, आगे पुश किया जा रहा है। इंडियन सिटीज है सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड। सबको पता है भैया, जब भी कोई प्रदूषण का सर्वे आता है, अभी देख लो, अभी आने दो, ठंडी आने दो, मैं आपको बता देता हूं, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, जैसे ही आपका रबी की सीजन आएगा, उस टाइम पे जो NCR के एरिया के अंदर में, पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाई जाएगी, NCR के अंदर में जो पॉल्यूशन होगा, उसके बाद देखना एक के बाद एक एयर रिपोर्ट आएंगी, और उसमें देखना भारत जो है वो दुनिया की, अगर मान लो 50 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ बताएंगे तो 20 भारत के अंदर बताएंगे उसकी टॉप की। तो भारत के अंदर में ये बात है भी यार, दुनिया की जो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ है ना इन टर्म्स ऑफ एयर, वो भारत में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब कह रहा है जो थर्मल यूटिलिटी है, थर्मल यूटिलिटी का मतलब क्या है, अरे जो थर्मल, जिसमें हम कोयले का इस्तेमाल करके ताप की वजह से हम बिजली बनाते हैं, तो भारत में 75% बिजली जो है आज के टाइम पे इसी से बनती है ना। और इसकी वजह से 80% ऑफ द इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, आप समझ रहे हो। और इस 75 में कह रहा है कि भारत की जो थर्मल यूटिलिटी है,
इससे हम 75% जो है बिजली बनाते हैं, लेकिन इसी से जो 80% सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड दोनों, अब ये H2O के साथ मिलते हैं तो आपको पता है क्या बनाते हैं, ये बनाता है H2SO4, ठीक है, और ये क्या बनाता है दोस्तों आपका HNO3। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, दोनों के दोनों एसिड है, दोनों से एसिडिक रेनफॉल होती है ना। इसकी वजह से दोस्तों लंग डिजीज हो जाते हैं, एसिड रेन होती है, और स्मॉग, धुंध, ठीक है, स्मॉग, धुंध देखिए ना, धुंध के अंदर जब धुआं फंस जाए तो उसको स्मॉग बोलते हैं, फॉग प्लस स्मोक, उसको हम बोलते हैं स्मॉग, जो आपको अभी एनसीआर के अंदर में जस्ट दिवाली के अगले दिन से आपको देखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। अब बैकग्राउंड में बात करते हैं, मैंने क्या बोला, सरकार 3 बार इनको एक्सटेंड कर चुकी है, बात मेरी समझ में आ रही है आपको दोस्तों। मैं आपसे कह रहा हूं यार 75% बिजली हम बनाते हैं किससे, कोयले के पावर प्लांट से, लेकिन उस कोयले के पावर प्लांट से भारत के अंदर में जो टोटल सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड का जो आपका उत्पादन हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड का, वो 80% हो रहा है। बाकी की और भी प्रोसेस है, जैसे हम जो अयस्क से हम धातु बनाते हैं उसमें भी होता है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल गतिविधियां हैं जिससे बन रहा है, बट 80% यहीं से आ रहा है। इसकी वजह से लंग डिजीज हो रहे हैं, एसिड रेन हो रही है, स्मॉग जिसमें धुआं प्लस फॉग मिल जा रहा है, स्मॉग बना रहा है, तो ये सारे जो केस हैं वो आपके क्या हैं, शामिल हैं। इंडिया ने यार इनिशियली 2017 की डेडलाइन सेट की थी भारत ने कि भाई 2017 तक हम क्या करेंगे, जो थर्मल पावर प्लांट है ना, हम वहां पर FGD लगा देंगे। ये FGD क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फ्यूरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसको बोल रहे हैं हम फ्लू गैस डीसल्फ्यूरेशन, यानी कि FGD। इससे क्या होगा, सल्फर बाहर निकाल लेंगे हम, यही होता होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सल्फर एमिशन आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो भारत ने शुरू में सल्फर उत्सर्जन में कटौती के लिए तापीय बिजली संयंत्रों के लिए ग्रिप गैस डीसल्फ्यूराइजेशन इकाइयों को स्थापित करने के लिए 2017 की समय सीमा निर्धारित की थी। हमने कहा कि 2017 फिक्स है, 2017 तक जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट होंगे उसके अंदर में हम FGD लगा देंगे, और FGD लगाने के बाद क्या होगा भैया, हमारा सल्फर में कटौती आ जाएगी। उसके बाद सरकार का मन बदला, जब 2017 आया, सरकार कह ना 2022 कर लेते हैं, 2022 कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई 2022 देखते हैं भाई, तो फिर 2022 की डेडलाइन जो है वो सेट हुई। दैट वाज लेटर चेंज टू द वेरिंग डेडलाइन फॉर डिफरेंट रीजन, उसके बाद अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग कर दी गई, एंडिंग इन 2022 एंड फर्दर एक्सटेंडेड लास्ट ईयर टू अ पीरियड एंडिंग 2025, ठीक है। उसके बाद में अब क्या कर दी गई है दोस्तों, 2025 जो है वो कर दी गई थी, 3 बार चेंज हो चुकी थी, अब ये चौथी बार है। एज पर द ऑर्डर द प्लांट नियर पॉपुलस रीजन्स एंड द कैपिटल न्यू दिल्ली विल हैव टू पे पेनल्टीज टू ऑपरेट फ्रॉम एंड 2024। कह रहा है कि अगर आदेश के अनुसार अगर हम देखें ना, तो ये कह रहा है कि 2024 के बाद अगर राजधानी के आसपास में किसी पावर प्लांट का, जो थर्मल पावर प्लांट है, अगर वो काम करता है तो 2024 के अंत से उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर वो कर रहा है और उसके अंदर में अगर FGD नहीं लगा हुआ है तो उसको भाई ये देना पड़ेगा पेनल्टी। उसके अलावा कह रहा है जो लेस पॉल्यूटिंग एरियाज हैं उनमें 2026 के बाद में पेनल्टी जो है वो लेनी होगी इनमें से। अब कह रहा है सर रीज़न क्या है, तो देखो हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है ना, उसने इन एक्सटेंशन को आगे पुश किया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई 2022 तक बात बनेगी नहीं, तो एक काम करते हैं 25, 26 या 24 का जो भी टारगेट है वो हम बना लेते हैं, 2 साल में एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या था दोस्तों, रीज़न था हायर कॉस्ट। ये जो हम संयंत्र लगाएंगे ना, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD, यही तो निकालेगा सल्फर को, ठीक है। यही तो क्या निकालेगा दोस्तों, अरे यही है ना फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, यही है ना, हाँ ठीक है। यही जो है आपकी सल्फर को क्या करेगा दोस्तों, रिड्यूस करेगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो यही जो है ये सल्फर को क्या करेगा दोस्तों, आपका रिड्यूस करेगा। सो इसीलिए इनकी कॉस्ट बहुत बड़ी है और चाइना ने सक्सेसफुली इसको इंप्लीमेंट किया है। तो हम सोच रहे थे चाइना से मंगवा लेंगे, बट चाइना के साथ में हमारी दिक्कत चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तो ट्रेड जो है हमारा वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। हम बनाते नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा उस लेवल का है नहीं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, और कोविड रिलेटेड संबंधी चीज़ों से भी बहुत सारा डिले हुआ है, इसीलिए हम टारगेट 2022 तक पूरा नहीं कर पाए। ये सारे रीजन बताए हैं जिसकी वजह से हमें एक्सटेंशन करना पड़ रहा है। सर ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ FGD यूनिट, ये जो हम लगा भी देंगे उसके बाद क्या हो जाएगा। देखो दुनिया में वर्तमान में हम लार्जेस्ट एमिटर है सल्फर डाइऑक्साइड के, SO2 के और नाइट्रस ऑक्साइड के। हमारे से बड़ा जो है वो क्या है, रशिया, सॉरी हमारे के दूसरे नंबर पर रशिया, बट हम रशिया से डबल, ऑलमोस्ट ट्वाइस की अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहे हैं। मतलब पहले पे इंडिया, दूसरे पे रशिया, और रशिया जितना कर रहा है हम उसे दुगना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप डिले करते जाओगे उतना ही हमारी हेल्थ और इकोनॉमी को क्या होगा दोस्तों, डैमेज होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग डिजीज आ रहे हैं दोस्तों सल्फर से।
इसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिडिक रेनफॉल हो रही है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, आपको स्किन डिजीज हो रहे हैं। तो कह रहा है जितना आप लेट करोगे उतना आपके सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को प्रभावित किया जाएगा, उतनी आपकी इकोनॉमी जो है वो डैमेज होगी। एक एक दिन, सिंगल दिन जो है वो काउंट है, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम जो है लगवा लेना चाहिए, है ना। तो ये कह रहा है। अब ये गैस सिस्टम लगवाने से क्या होता है दोस्तों, ये सिस्टम लगवाने से कह रहा है कि चाइना को बहुत फायदा मिला। चाइना ने लगाया तो 2005 के अंदर चाइना सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था पावर प्लांट से, ठीक है। लेकिन 2005 में उसने अपने पावर प्लांट में लगाया और उसकी वजह से उसका जो एमिशन है वो बहुत कम हो गया। अब देखो फ़र्क है चाइना में और अपने में, है ना। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़बरदस्त है यार, तो उन्होंने बना के लगा दिया। हम लगाने की सोच रहे थे बट हमने कहा चाइना से इंपोर्ट करेंगे। चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे है नहीं, बाहर दूसरी देश से मंगवाए तो महंगा पड़ेगा, चाइना का माल सस्ता आ जाता है, तो बाहर दूसरे देशों से मंगवाएंगे तो उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है। और कोविड से ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम तो रही है, हर चीज़ में डिले हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है मामला अभी डिले हो गया है, कि बाद में देखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, पहली बात तो सल्फर डाइऑक्साइड आता कहाँ से एटमॉस्फेयर में, तो प्यारे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे बिजली संयंत्र होते हैं ना, जो जीवाश्म ईंधन की वजह से चलते हैं, जैसे डीजल से चलते हों या आपका कोयला भी तो जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अंश से ही तो बना। जीवाश्म लिखा है ना, देखो जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल। तो फॉसिल फ्यूल जो है ये जीवों से बनता है, जो जीव जो है नीचे दब गए थे ना वो बदले थे, तो ये सबसे ज़्यादा इसी से आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो 80% भारत के अंदर जो SO2 निकलता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है उनसे निकलता है। और सोर्स भी है, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, मेटल निकालते हैं फ्रॉम द ओर, है ना। जब हम अयस्क से धातु निकालते हैं ना, उसके अंदर में भी इसका जो है निकलता है। नेचुरल सोर्स भी है, वोल्केनो ज्वालामुखी के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, ज्वालामुखी जब निकलता है तो SO2 जो है वो सबसे ज़्यादा निकलता है। SO2 डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर क्या बनाता है, कुछ ध्यान नहीं है सर जी हमें, वो बनाता है आपका एरोसोल, और जिसकी वजह से क्लाइमेट कूलिंग होती है ना। लोकोमोटिव, शिप्स एंड अदर व्हीकल्स से भी आपका जब तेल जलता है तो उनसे भी आपका क्या निकलता है दोस्तों, धुआं निकलता है। ऐसा तेल जिसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा हो। बाकी अब तो हम फ्यूल एमिशन अच्छी नॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं ना, अब हम BS6 की ओर बढ़ गए हैं, BS5 हमने छोड़ दिया है। तो BS6 जो है उसमें काफ़ी कम मात्रा में सल्फर है, लेकिन जो BS3 या BS4 नॉर्म्स थी उसके अंदर में जो हम तेल यूज़ करते थे उसमें सल्फर की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। WHO has estimated that SO2 cause 4.2 million death globally per year। देखो WHO का एस्टिमेट है, मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर में इस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से लगभग 4.2 मिलियन डेथ होती है ग्लोबली, पूरी दुनिया में लगभग 4.2 मिलियन डेथ होती है हर साल पूरी दुनिया के अंदर में। SO2 जो है ये आपका ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो सिस्टम है, उसको भी क्या करता है दोस्तों, डैमेज करता है। इंडिया के अंदर हम बात करते हैं दोस्तों, सो इंडिया का जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन है दोस्तों वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है, लगभग 6% घटा है अगर हम बात करें 2019 में। तो 2019 में ऐसा नहीं है, हमने जो आपका जो सल्फर का एमिशन है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। 2018 में जितना % था हमारा, हमने 2019 में उसे कम किया, हमने लगभग 6% कम किया। ये अभी तक का पिछले 4 साल में स्टीपेस्ट ड्रॉप था, सबसे स्टीपेस्ट ड्रॉप था। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार यह 4 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट थी कि भारत के अंदर में एक साल में 6% जो है हमने सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को रिड्यूस किया है। हाउएवर इंडिया रिमेन द लार्जेस्ट कंट्री एमिटर, अभी भी बात वही है, हम दुनिया के सबसे बड़े एमिटर हैं, आज भी हमारे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। एयर क्वालिटी सब इंडेक्स हैज बीन इवॉल्व्ड फॉर द 8 पॉल्यूटेंट। भारत के अंदर हमने और भी इनिशिएटिव लिए हुए हैं, हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया हुआ है, उसके अंदर में हमने 8 पॉल्यूटेंट हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें PM10 है, PM2.5 है, NO2 है, SO2 है, CO है, O3 है, ओजोन, NH3 है, ठीक है, एंड PB है, फॉर विच शॉर्ट टर्म अप टू 24 आवर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो ये हमारा प्रयास है, वायु गुणवत्ता उप सूचकांक जो है इसमें 8 प्रदूषकों को हमने शामिल किया हुआ है। ये हमारा प्रयास है ताकि हम इन पॉल्यूटेंट को क्या कर सके दोस्तों, कम कर सकें हमारे एटमॉस्फेयर से। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? रिलेटेड सर्च में आपको पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ना है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसके अंदर बेसिकली PM2.5 और
PM10, ये दो प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी का सब इंडेक्स क्या होता है, एयर क्वालिटी सब इंडेक्स, नेशनल क्लीन एयर मिशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो अथॉरिटी है इसके बारे में, ठीक है, ये अथॉरिटी। इसके अलावा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। मेरा एक टॉपिक है यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है पॉल्यूशन, इससे अच्छा टॉपिक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा पॉल्यूशन, अगर तुम्हें पढ़ना है तो बहुत डिटेल के अंदर मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। सो जाओ और फटाफट जाके लपेट लो, देख लो, इससे अच्छा सही बता रहा हूँ टॉपिक तुम्हें मिलेगा नहीं, बाकी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है, प्रीलिम्स में आपसे कैसे आपको घुमाया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई क्या है, इसके हेल्थ इंपैक्ट क्या होते हैं और क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक है ये क्या है ना, इसका महत्व क्या है, इस तकनीक का क्या महत्व है, सल्फर कम हो जाता है, और सल्फर का एमिशन में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, और दुनिया भर के लोग जो हैं वो अलग अलग देश जो हैं वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और साथ ही साथ में किस प्रकार से भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा मात्रा में सल्फर का एमिशन कहाँ से हो रहा है। इस प्रकार की भांति भांति की बातें जो हैं वो आपसे की जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे यूपीएससी के सवाल के बारे में। व्हाई देयर इज अ कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। कह रहा है कि जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है ना, उनके बारे में आजकल हम चिंतित है, क्यों है। पहला कह रहा है दे मे रिलीज द लीथल क्वांटिटीज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। कह रहा है कि इनसे बहुत भयंकर मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में निकल रही है। कॉपर स्लैग जो है इट कैन कोज द लीचिंग ऑफ सम ऑफ द हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। कह रहा है जो कॉपर का जो स्लैग बचता है ना बाद में, ठीक है, कॉपर निकालने के बाद उससे एटमॉस्फेयर के अंदर में कुछ हैवी मेटल है जो मिट्टी में लीच कर जाते हैं। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। इससे कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी पॉल्यूटेंट के रूप में निकलता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, जब किसी धातु और से अयस्क से धातु बनाते हो तो क्या होता है दोस्तों, उससे सल्फर निकलती है। तो तीसरा तो है ही है, ठीक है। तो देखो कौन सा सही होगा, जिसमें तीसरा है वही हो सकता है। बी, सी और डी में से सही जवाब होगा। फटाफट बताओ यार, जल्दी से, फटाफट जल्दी बताओ कौन सा सही है। शाबाश मेरे चीतो, जल्दी बताओ। अरे बता दे घोचूराम, जल्दी बता। चलिए मैं बता देता हूं, सेकंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तांबा गलाने वाला पौधा नहीं है भाई, प्लांट का मतलब वो जो प्लांट है ना, दूसरे प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। दोस्तों एक अच्छा ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है आपका यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में। अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ के अनअकैडमी में, जिसमें 20% का आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, डिस्काउंट मिल रहा है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हम 2 साल का आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊं तो 23,921 रुपये का डिस्काउंट है 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे, और यहीं 24 साल का अगर मैं प्लस देखूं तो 15,570 रुपये का डिस्काउंट है यहाँ पर। डिस्काउंट कोड के लिए कूपन याद रखना है आपको, मेरा कोड सुमित10, ये मेरा कोड है। कोड सभी को यही इस्तेमाल करना है। आपके पास बहुत सारे फ़ोन आएंगे, कुछ कुछ कहेंगे, बाकी आपको उनकी बात नहीं सुननी है। आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, है ना। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। या सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया, आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें गूगल फॉर्म लिखा हुआ है, लिंक लगा हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए और फटाफट से वहाँ पर आप उस फॉर्म को जैसे ही भरेंगे मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट देखो यार, अभी अभी जो है इनका नाम है शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना ये बांग्लादेश की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, हंसो मत यार, ठीक है। शेख हसीना नाम है, बांग्लादेश की क्या है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री हैं, है ना। और बांग्लादेश जो है हमारे, अगर हम साउथ एशिया में बात करें तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 19 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आज भले ही बांग्लादेश लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, पर दुनिया के अंदर में भारत को कई फ्रंट में टक्कर दे रहा है। वो कपड़ा टेक्सटाइल के अंदर में भारत को टक्कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ में जूट, ठीक है, उसमें भारत को टक्कर देता है। तो अभी जो है शेख हसीना जी भारत में आई थी तो मोदी जी से मिली, और मोदी जी से मिलने के बाद में कई सारे एग्रीमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किए, ठीक है, भारत ने और बांग्लादेश ने ज्वाइंटली। एक तो मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो 7 अलग अलग नदियाँ थी, ठीक है, जिनके ऊपर में एग्रीमेंट हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 52 कॉमन नदियाँ, 52 या 51 कॉमन रिवर्स हैं। तो उनमें से
कुछ के ऊपर पहले हो चुका था, कुछ के ऊपर में जो है एग्रीमेंट अभी हुआ है, तो वो एग्रीमेंट जो है अभी कंक्लूड हो गया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया था, जॉइंट वाटर कमीशन जो है उनकी बैठक हुई थी थोड़े दिन पहले। अब हमारी बात हुई थी, मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कई सारी और नदियों के ऊपर में बातचीत हुई है। फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर बात हुई है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे, नदियों का रियल टाइम डेटा, तो जिससे क्या होगा, हमें पानी का अंदाजा लग जाएगा और हम फ्लड जो है, बाढ़ को रोकने में क्या होगी, हमें लाभ मिलेगा, हम सही टाइम पे करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। भारत ने बहुत सारे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के अंदर में, रेल ब्रिज, ठीक है, वो प्रोजेक्ट लगाने के लिए बांग्लादेश को लोन भी दिया है। साथ साथ में बांग्लादेश के जो रेल ऑफिशियल, हम उसको भारत में ट्रेनिंग देंगे। बांग्लादेश के जुडिशियल ऑफिसर को हम भारत में ट्रेनिंग दे रहे हैं। रेलवे के अंदर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसमें हम बांग्लादेशियों को बुला के, ऑफिशियल को बुला के भारत के अंदर में ट्रेनिंग दे रहे हैं। टेररिज्म के खिलाफ जो हमने मुहिम की बात की है ना, ठीक है। खुशियारा जो नदी है उसके ऊपर जो वाटर शेयरिंग है उस पर हमारी बातचीत हो गई है। और साथ साथ में मोदी जी ने ये भी कह दिया कि 2011 से पेंडिंग पड़ा है हमारा तिस्ता वाटर जो प्रोजेक्ट है, तिस्ता के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 2011 से क्या है पेंडिंग पड़ा है, तो कह रहे हैं उनको भी हम जल्दी से क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, जल्दी से सुलझाएंगे। ये कहना है दोस्तों किसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आई थी अभी, तो चलिए बात कर लेते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट क्या है, देखो बांग्लादेश बहुत जल्दी ना डेवलपिंग नेशन बनने वाला है, विकासशील देश बनने वाला। अभी बांग्लादेश कैसा है, अभी बांग्लादेश जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, और लीस्ट डेवलप कंट्री जो होते हैं ना, उनको बहुत सारे ट्रेड में बेनिफिट मिलते हैं। जब वो अपनी चीज़ बेचते हैं ना लीस्ट डेवलप कंट्री, तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर कई सारे टैक्स जो है वो लगते नहीं हैं। अब बांग्लादेश अगले साल जो है, या इस साल हो सकता है लास्ट में, अगले साल जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से क्या बन जाएगा, डेवलपिंग नेशंस, तो वो फिर वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसलिए बांग्लादेश चाहता है कि अलग अलग देशों के साथ में वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करें, तो भारत के साथ भी वो प्रोसेस बहुत जल्दी वो शुरू करने वाले हैं। तो इन मुद्दों पे बात हुई। चलिए दोस्तों एक नज़र डालते हैं, सरसरी भरी निगाहें जो हैं इसके ऊपर जमाते हैं। परंतु उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, क्लास क्यों नहीं हो रही थी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे सवाल हैं, पर इन सवालों को मन में दबाए रखो और बस अभी जो हो रहा है उसके साथ में आगे बढ़ते रहो। इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट, तो इस एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो मैंने बताया शेख हसीना जी जो हैं वो भारत के अंदर में आई थी, अभी विजिट पे आई थी, तो बातचीत हुई है दोनों के बीच में। बातचीत हुई है कि हम कॉपरेट करेंगे टेररिज्म के खिलाफ, हम बातचीत करेंगे किसमें, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, ठीक है। तो दोनों ने इस बात को कहा है। जीएस पेपर 2 दोस्तों आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है वहां का पार्ट है। इंडिया और इसके नेबरहुड रिलेशन, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध कैसे हैं। तो अभी इंडिया और बांग्लादेश ने 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं कॉपरेशन के इन द डिफरेंट एरियाज। इन एरिया में अगर मैं बात करूं तो वाटर शेयरिंग के ऊपर बात हुई है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात हुई है, एंड साथ साथ में कई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं, कई कनेक्टिविटी, रेल की पटरियां बिछवा रहे हैं हम, ठीक है, ब्रिज बनवा रहे हैं। भारत की कंपनियां जो हैं उनको रेल लाइन बिछाने का, ब्रॉड गेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, तो उसके लिए लोन दिया है भारत ने, ठीक है। 18-19 बिलियन, 18-19 ज़्यादा बोल दिया मैंने, या 8 या 9 बिलियन डॉलर का हमने लोन दिया है ताकि वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो हमारे हो सके। और कई सारे हमने एनर्जी इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में 7 अलग अलग जो है एग्रीमेंट हुए हैं, और अलग अलग डिफरेंट एरिया के अंदर में हुए हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, मोदी जी और शेख हसीना के बीच में, इनकी मैं कोई हाईलाइट आपको बताऊं तो क्या है, दोनों लीडर ने स्ट्रेस किया है कि हम दोनों जो हैं वो जो आपका टेररिज्म है उसके हम खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, साथ ही साथ में कट्टरवाद जो है, फंडामेंटलिज्म जो होता है ना, जैसे कट्टरवाद जो है वो दोनों मतलब किसी भी धर्म में हो सकता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में हो सकता है, हिंदुइज्म में हो सकता है, मुस्लिम में हो सकता है, किसी में भी कट्टरवाद, तो मतलब समझते हो ना, कट्टरता, है ना। तो दोनों देशों ने कहा कि भैया हम कट्टरता और आतंकवाद दोनों के ही खिलाफ हैं, दोनों ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्क्राइब बांग्लादेश एज द इंडियाज लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर में, साउथ एशिया के अंदर में, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, हमारा व्यापार के अंदर में भी सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, बांग्लादेश। द 2 कंट्रीज विल रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ शेयरिंग द वाटर विद द तिस्ता रिवर, एन एग्रीमेंट ऑन द मैटर दैट हैज बीन पेंडिंग सिंस 2011। मोदी जी ने भी कहा कि बहुत जल्दी हम तिस्ता नदी का जो मामला है ना उसको भी सुलझा देंगे, बहुत टाइम से ये मैटर पेंडिंग में पड़ा है। दोनों देशों ने कहा कि तिस्ता नदी का जो पानी है ना, इसके बंटवारे के मुद्दे के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको बहुत जल्दी क्या करेंगे, सुलझा देंगे। अबाउट दी 7 एग्रीमेंट, 7 और एग्रीमेंट जो हुए हैं उसमें देखो पहला क्या हुआ है, विड्रॉल ऑफ द क्रॉस बॉर्डर, जो आपकी खुशियारा नदी है, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था।
तो इसमें से पानी निकालने की बात हो गई है, दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। इससे भारत के असम राज्य को फायदा होगा और साथ साथ में बांग्लादेश के आपका सेलेट जो है, रीजन है बांग्लादेश के अंदर एक क्षेत्र है, उसको भी फायदा होगा इस खुशियारा नदी से, जो हमने क्रॉस बॉर्डर इसके ऊपर में आपका पानी निकालने की सोची है ना यहाँ से। तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा, भारत के असम को और यहाँ पर जो है वो सेलेट को जो है फायदा होगा। इसके साथ साथ हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट किया है दोनों देशों ने। भाई इसरो, इनकी भी इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप है नहीं, तो हमने कहा ठीक है हम आपका साथ जो है आप कोलैबोरेट करेंगे। हमने आईटी सिस्टम में कोलैबोरेशन किया है, जो आईटी सिस्टम रेलवे में यूज़ होता है ना, रेल चलाने में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, तो हमने कहा कि हम आपको वो भी चीज़ें बताएंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फ्राइट, कैसे मालगाड़ी जो आगे बढ़ती है कैसे आप उसको आगे ले जा सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन हमने किया है। तो कई सारे एग्रीमेंट जो है यहाँ पर हुए हैं। हमने कहा है कि बांग्लादेश के जो रेलवे पर्सनल हैं उनको हम भारत में बुलाएंगे और भारत में ट्रेनिंग दे देंगे। हम बांग्लादेश के जो जुडिशियल ऑफिसर है, बांग्लादेशी जुडिशियल ऑफिसर जो हैं, यहाँ के जजेस जो हैं, लॉयर्स वगैरह जो भी भारत में आएंगे, हम उनको भी ट्रेनिंग देंगे। कॉपरेशन इन ब्रॉडकास्ट बिटवीन प्रसार भारती एंड बांग्लादेश टेलीविजन, हमारे देश का प्रसार भारती है और उनका है बांग्लादेशी टेलीविजन, उनके बीच में भी हमने कॉपरेशन की बात की है कि इनके बीच में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, आपसी सहयोग जो है उसको हम बढ़ाएंगे। इसके अलावा रूपसा रेल ब्रिज है दोस्तों, रूपसा रेल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ये जो रूपसा रेल ब्रिज है ये आपका 5.13 किलोमीटर का रेल ब्रिज है दोस्तों। ये एक बहुत मुख्य भाग है, 64.7 किलोमीटर खुलना मोंगला बंदरगाह ब्रॉड गेज रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है। आप समझिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं 64.7 किलोमीटर लंबा खुलना मोंगला पोर्ट ब्रॉड गेज रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो रहा है। उसके अंदर में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है उसका, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों, आपका रूपसा रेल ब्रिज। 5.13 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है दोस्तों। तो ये ब्रिज जो है इस पर भी यहां पर बातचीत हुई है, ठीक है। इसके अलावा तो ब्रिज जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी कुल लागत है $159 मिलियन और ये लोन भी हमने ही दिया है, भारत ने ही लोन दिया और भारत के ही कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बनाया है। इससे दोस्तों कनेक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, विद मंगोला। बांग्लादेश का जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है उससे बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है बढ़ जाएगी। इसी से वो पेट्रोलियम भी लेके आएंगे, तो उनको एनर्जी सिक्योरिटी में भी क्या मिलेगा दोस्तों, फायदा मिलेगा। इंडियाज लोन टू द बांग्लादेश, एज आई टोल्ड यू, भारत ने $9.5 बिलियन का लोन दिया है ताकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा सके बांग्लादेश में डेवलपमेंट के लिए। और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्टिविटी के इनिशिएटिव है। कनेक्टिविटी मतलब हमने या तो रेलवे बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए, हमने जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए, पोर्ट डेवलप करने के लिए, इस चीज़ के लिए, ब्रिज बनाने के लिए हमने ये जो है $9.5 बिलियन दिए हैं। आपको मैंने बताया ना, ये जो है कनेक्टिविटी के लिए तो हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो रूपसा रेल ब्रिज है ये मुख्य पार्ट है किसका दोस्तों, आपका ये कुलाना, आपका खुलना है, कुलाना है, खुल्ला मोंगला बंदरगाह है, ब्रॉडगेज रेलवे परियोजना है दोस्तों। उसका एक महत्वपूर्ण भाग है 5.13 किलोमीटर का, जिसको हम रूपसा रेल ब्रिज कह रहे हैं। ये भारत के कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। इसकी कुल कीमत होगी दोस्तों $169 मिलियन। तो भारत ने ही दिया है, लोन हमने ही दिया है और फिर हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर ने उसको क्या किया है दोस्तों, कंप्लीट किया है। दीज इनिशिएटिव इंक्लूड इंप्रूविंग रेल कनेक्टिविटी बिटवीन खुलना, ढाका, चलाती, उसके अलावा है राजशाही एंड कनेक्टिंग मंगोला पोर्ट विद दार्शना गेड़ा एट द कोस्ट ऑफ $312 मिलियन। मैंने बताया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, सारे देख लो। हम पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं आपस के अंदर और इंपॉर्टेंट सिटीज को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू द रेल एंड रोड एंड ब्रिज के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों आपका द पार्वतीपुर कोनिया रेल प्रोजेक्ट टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल। $120 मिलियन की लागत से बनने वाले ईंधन के लिए परिवहन सुविधा को अच्छा करने के लिए पार्वतीपुर कोनिया रेल जो है परियोजना, उसके लिए भी भारत ने पैसा दिया है, ठीक है। द सप्लाई ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरीज वर्थ $41 मिलियन टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस बांग्लादेश रोड नेटवर्क। तो हमने वहाँ के रोड को सुधारने के लिए और नए रोड बनाने के लिए भी सरकार ने पैसा दिया। कुल मिला के कनेक्टिविटी में $9.5 बिलियन का हमने लोन दिया है। और कुल मिला के मामला ऐसा है कि कनेक्टिविटी के अंदर में हमारा ज़्यादातर पैसा हमने लगाया, रोड बनवाने में, रेल बनवाने में, पोर्ट कनेक्टिविटी बनवाने में, तो उसमें हमने काफ़ी सारा पैसा जो है बांग्लादेश को लोन दिया है। कॉपरेशन इन द फ्लड मिटिगेशन, मैंने आपको बताया दोनों देशों के बीच में लगभग 51 या 52 नदियाँ हैं जो कॉमन है दोनों देशों के बीच में। और मॉनसून के टाइम के अंदर दोस्तों इनके अंदर में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अगर हम रियल टाइम वाटर जो डेटा है अगर वो शेयर करेंगे ना दोनों देशों के बीच में, तो हम बाढ़ से ना कई सारे जगहों को बचा सकते हैं।
तो वही है, फ्लड मिटिगेशन पे भी यहाँ पे बातचीत हुई है, ठीक है, कि रियल टाइम में जो है डेटा हम वो शेयर करेंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश चाहता है कि एग्रीमेंट करना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्यों चाहता है दोस्तों, बताओ बांग्लादेश? मैंने आपको अभी बताया ना, देखो अभी के लिए बांग्लादेश है लीस्ट डेवलप कंट्री, और जब लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से कोई भी वो जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, जैसे बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, यूएस के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, बिकॉज बांग्लादेश क्या है दोस्तों, एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। सो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो होती है ना, इनको छूट मिलती है टैक्स के अंदर में, ड्यूटी के अंदर में। लेकिन वो अब बांग्लादेश जो है ना वो ग्रेजुएट होने वाला है, ठीक है, मतलब एक स्तर ऊपर आने वाला है, लीस्ट डेवलप्ड से अब वो डेवलपिंग होने वाला है, विकासशील देश। तो ऐसे में ना वो जो छूट मिल रही थी वो चली जाएगी। तो उसको अलग अलग देश के साथ में अगर ये छूट या टैक्स कंसेशन और इस प्रकार से अगर व्यापार के अंदर में प्राथमिकता चाहिए तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। और भारत के साथ जो है उसने बातचीत जो है वो शुरू कर दी है कि दादा जल्दी से करते हैं। और अच्छा व्यापार है भारत के और जापान के इसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में 18 से 19 बिलियन डॉलर का व्यापार है। साउथ एशिया रीजन के अंदर भारत जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है किसके साथ में दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। और हमारा एक अच्छा डेवलपमेंट पार्टनर भी है, बांग्लादेश एक अच्छा देश भी है हमारे साथ, जो इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई, ठीक है, कि क्यों बांग्लादेश जो है वो सीईपी की बात हो रही है। बांग्लादेश और इंडिया के ट्रेड रिलेशन कैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का साउथ एशिया के अंदर में, और चौथा लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के एक्सपोर्ट का वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर के अंदर में अगर हम देखें ना तो हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है हमारे 2021-22 में बांग्लादेश में हुए थे। इसमें रॉ कॉटन, नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द सम इंडियाज एक्सपोर्ट टू द बांग्लादेश। और ये जो कॉटन वॉटन जा रहे हैं ना बांग्लादेश में, बांग्लादेश इसी से कपड़े बना के दुनिया भर के अंदर में एक्सपोर्ट मार रहा है, टेक्सटाइल के अंदर उसका टेक्सटाइल बढ़ रहा है, हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वो अपना सामान बना के बेच रहा है। इंडियाज इंपोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश प्योर वेजिटेबल ऑयल्स, नॉन निट मेन सूट एंड, ठीक है, टेक्सटाइल स्क्रैप्स, ठीक है, तो टेक्सटाइल का स्क्रैप मंगवा रहे हैं हम वहाँ से, हम जो है नॉन निट मेन सूट मंगवा रहे हैं, इसके अलावा हम वेजिटेबल ऑयल्स जो है वहाँ से तो हम भी मंगवा रहे हैं, वो भी। तो कुल मिला के 18 से लेकर 19 बिलियन डॉलर का दोनों देशों के बीच में क्या है दोस्तों, ट्रेड है। अब दोस्तों रिलेटेड सर्च में मैंने आपको ये पहले ही बताया था, मैप के ऊपर ना गंगा, तिस्ता, मनु, मुहारी, उसके बाद में आपका खोवई, गुमती, उसके बाद में धारला, उसके बाद में है दूध कुमार, और उसके बाद में खुशियारा, ये नदियां हैं। एक बार देख लो कहाँ से कहाँ जाती है, किस किस जगह से होके बहती है, ओरिजिन क्या है और जाति कहाँ है। इस प्रकार के सवाल जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको भी पता है यूपीएससी के अंदर। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि एक बार इसको आप क्या कर ले, जरूर देख ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है अभी कि हाल में जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, क्या है, किन किन नदियों पे हुए हैं, इंडिया और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं, भारत के लिए क्यों महत्व है दोस्तों, भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है, कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों दोनों देशों के बीच में, मतलब जिनका वाटर शेयर होता है, और तिस्ता का जो वाटर डिस्प्यूट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों है, मैंने ये भी बताया था, क्योंकि देखो नदी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट कौन सा है यहाँ पे, आपका वेस्ट बंगाल में अलग सरकार है, सेंटर में अलग सरकार है, इसी वजह से सीम फंसे हुए हैं, मामला हो ही नहीं पा रहा तिस्ता के ऊपर। बट तिस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है रिवर वाटर डिस्प्यूट में सबसे पुराना डिस्प्यूट है, जिसको हम दोनों देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व किया जा सके। सवाल है एक दोस्तों 2020 में आया हुआ सवाल था, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन द लास्ट डिकेड। भारत और श्रीलंका के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, वो पिछले दशक कंसिस्टेंटली बढ़ा है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार होता है उसमें टेक्सटाइल, कपड़ा और कपड़ा के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया। कह रहा पिछले 5 साल के अंदर में नेपाल जो है वो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है साउथ एशिया के अंदर में। करेक्ट आंसर बताओ, पता है अभी पढ़ा है, बहुत आराम से कर सकते हो, 2020 में आया हुआ सवाल है, फटाफट बताओ देख के जल्दी से, इसका बताओ जल्दी से।
चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों, देखो तीसरा तो गलत ही लग रहा है अपने को, तीसरे पे तो काटा मार दो, सी और डी खत्म हो गया है ना, फर्स्ट ए और बी में से था, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी बताया ना कपड़ा और कपड़ा, यार अभी देखो कितनी चीज़ बताई मैंने। तो इस प्रकार का, अब ये सवाल जो है मुख्यतः किसके ऊपर है दोस्तों, ट्रेड रिलेशन के ऊपर है, व्यापार, क्या मंगवाते हैं क्या बेचते हैं, ठीक है, उससे संबंधित तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान दो यार, 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो आपको मिल रहा है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2 साल का जो हमारा आइकॉनिक है उसमें लगभग 23,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 24,000 का, और 2 साल के अगर प्लस की बात करूं तो 15,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें कोड ध्यान रखना है मेरा आपको, मेरा कोड है सुमित10, सुमित10 आप यूज़र करेंगे। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे, या मुझे आप डायरेक्ट क्या है इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या आप एक काम और कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, गूगल फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, गूगल फॉर्म है, कहाँ पर दोस्तों, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो आप उसको फटाफट भर दीजिए, मेरी टीम आपसे क्या कर लेगी, संपर्क कर लेगी। क्लाइमेट रिपेरेशन, ठीक है, ये क्लाइमेटिक रिपेरेशन क्या है, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। ये पाकिस्तान जो है बेचारा भी फ्लड से तो करा रहा है, और इनकी सरकार जो है इन्होंने कुछ और चीज़ों पे ध्यान दिया ही नहीं। इन्होंने जितना ध्यान दिया है वो आतंकवादियों को पालने में, भारत के ऊपर हमले करवाने में, है ना, इन्हीं चीज़ों में इन्होंने पैसा खर्च किया आज तक ज़िंदगी भर। अब इनकी हालत देख लो, एक छोटा सा नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, फ्लड आ रही है, बारिश हो रही है तगड़ी ज़बरदस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास, और उसकी वजह से इनकी हालत ख़राब है। अब दुनिया भर से कटोरा लेके मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दे दो पैसा दे दो। हालांकि जो ये कह रहे हैं उसमें गलत नहीं है कुछ भी, ये जो कह रहे हैं ना उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है भाई। आज जो पूरी दुनिया के अंदर में हो रहा है क्लाइमेट चेंज, उसके लिए सीधे सीधे रूप से जिम्मेदार कौन है दोस्तों, जिम्मेदार जो है ये अमीर देश ही हैं, जिसमें यूके का नाम आता है, जिसमें यूएसए का नाम आता है, यूरोप के बहुत सारे देश आते हैं, जिम्मेदार तो आज यही है। लेकिन भाई साहब मांग रहे हैं, हमारे कई सारे ऐसे आइलैंड नेशंस हैं, द्वीप देश हैं छोटे छोटे, जो लगातार जो है इस प्रकार से पैसा मांग रहे हैं, और बनता भी है। ये जो पैसा मांगने की बात जो होती है ना, जिसको हम क्लाइमेट रिपेरेशन बोल रहे हैं दोस्तों, ये एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है। आजकल ये टर्म जो है हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एक प्रिंसिपल होता है पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल, कि जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है वही उसका भुगतान करेगा। अभी जैसे बैटरियों के केस में हमने बताया था ना, भारत के अंदर में जो बैटरीज हैं उसके वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में बातचीत हुई थी, है ना, बात हुई थी, याद है आपको, अरे याद है कि नहीं है। तो उसमें हमने पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर आप रिसाइकलिंग नहीं कराओगे तो आप ही को जो पॉल्यूशन हुआ है, प्रदूषण हुआ है, उसका पैसा आप ही को देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल। बट यहाँ पर पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल से हम एक स्टेप आगे जाते हैं, हम ये कहते हैं पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल, बट उसके साथ साथ में हम ये भी कहते हैं कि भैया जो उससे एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है, जितने लोगों को नुकसान हुआ है, वो भी तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक रेपेरिएशन। सो इसके अंदर में जो पाकिस्तान है वो पैसा मांग रहा है, पाकिस्तान के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं जो कह रहे हैं, आइलैंड नेशंस तो बहुत टाइम से कह रहे हैं। अब क्या इसके लिए कोई फैसिलिटी है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज पे बातचीत करता है दोस्तों, उसकी कॉप की बैठक में डिसाइड हुआ था कि जो डेवलप्ड नेशन है ना, वो मदद करेंगे डेवलपिंग नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज से जो प्रभावित है। हर साल $100 बिलियन का एक फंड बनेगा, ठीक है, और उस फंड के माध्यम से उनकी क्या की जाएगी, मदद। बट आज तक तो वो फंड बना नहीं है। जब भी ये लोग बात करते हैं ना क्लाइमेट एमिशन कट, जैसे इंडिया के ऊपर में दबाव दिया इन्होंने कि नेट जीरो, तो हम भी कहते हैं कि आप अपनी कमिटमेंट भी पूरी करो क्लाइमेट फंडिंग की, जिससे क्या किया जाए, इस $100 बिलियन को हर साल में अमीर देशों को निकाल के रखना होता है, जिससे नई नई तकनीकें लाई जा सके, और जिन जिन देशों को इससे जो है दिक्कत हो रही है उन देशों को रीइंबर्स किया जा सके, उसके लिए ये फैसिलिटीज़ है, बट उन्होंने बनाया है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, दिखते हैं दोस्तों क्लाइमेट रेपेरिएशन के बारे में, ठीक है, क्लाइमेटिक रिपेरेशन। सो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इससे संबंधित है। फेसिंग द वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर इन हिस्ट्री में पूरा अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कह रहे हैं कि डिजास्टर नहीं हुआ,
Pakistan has begun demanding reparation or compensation from the rich countries that are mainly responsible for causing the climate change। कह रहा है कि जिन जिन की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ था, ठीक है, जिन जिन की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिन जिन अमीर देशों की वजह से, तो उनको क्या देना चाहिए, उनको कंपनसेशन देना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, और उसको नाम क्या दे रहे हैं हम, क्लाइमेट रेपरेशन। ठीक है, As per Pakistan, rich nation owe the reparations to the countries like Pakistan for the consequences of the climate change। पाकिस्तान ने कहा है कि जो समृद्ध राष्ट्र हैं, जो आज बहुत अमीर बन के बैठे हैं, जलवायु परिवर्तन के परिणामों के लिए उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे गरीब देशों को, इन्होंने मान लिया कि हम गरीब देश हैं, इनके अंदर में जो दिक्कतें आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसके लिए पैसा पे करना चाहिए। रेपरेशन ऑन डिमांड, मांग पर क्षतिपूर्ति, ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया नया है, रेपरेशन ऑन डिमांड। ये क्या मुद्दा है दोस्तों? देखो, पाकिस्तान कोई नया नहीं है जो इस चीज की डिमांड कर रहा है। ऑलमोस्ट जो सारे डेवलपिंग वर्ल्ड है ना हमारे, जिसमें मुख्य रूप से जो छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, वो इस बात की डिमांड कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं डिमांड, बताओ? पूरा यूरोप और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं ना, वो क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज चिल्ला रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को कम करो, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करो, ग्रीन हाउस एमिशन कम करो। अब ये कम कैसे होगा कि जो आपका फ्यूल है, जो क्लीन फ्यूल है उसका इस्तेमाल करो, और जो डर्टी फ्यूल है उसका इस्तेमाल मत करो, कोयले का इस्तेमाल मत करो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करो। बताओ, अब हमारे देश में तो 75% बिजली बनती है कोयले से, अब बंद कर देंगे, बिजली कहां से बनाएंगे? तुम तो ठीक है, तुम्हारे पास अलग अलग सोर्स है, और आज तुम चिल्ली मार रहे हो भाई। जब तुम कर रहे थे तब तुमने कहा था, तब तुमने सोचा था। तो आज जब हम कर रहे हैं तो या तो हमें तकनीक दो, टेक्नोलॉजी दो। हम चलो ठीक है, हम अच्छा फ्यूल यूज करने लगेंगे, बट उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी मांगेंगे, तुम हमें बेचते हो, तुम कहते हो पैसा दो टेक्नोलॉजी का, हमने पैसा खर्च किया है। तो दोनों तरफ से घेरने वाली बात है। तो इसीलिए जो डेवलपिंग नेशंस है वो भी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भैया तुम्हें हमें रेपरेशन ऑन डिमांड देना चाहिए, जो मांग पर क्षतिपूर्ति की मांग को पूरा करना चाहिए, कि जो आज एनवायरनमेंट में नुकसान हो रहे हैं, और इन एनवायरनमेंट नुकसान की वजह से अब देखो, यही बाढ़ मान लो किसी दूसरे देश में आती, समृद्ध देश के अंदर, तो वो तो यूएस में आती तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो जल्दी जल्दी रिस्टोरेशन कर देता है, उसके पास कैपेसिटी है, मैन पावर है, उसके पास रिसोर्स है। पाकिस्तान के पास रिसोर्स नहीं है, बेचारा चिल्ली मार रहा है कि दो भाई पैसा दो हमें। ठीक है, पहले उसकी इकोनॉमी बर्बाद हुई पड़ी है। कह रहा है कि ऑलमोस्ट एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड, पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड नेशंस है ना, वो लगातार जो है वो एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म के बारे में इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम के माध्यम से जो डेवलपिंग नेशंस है या जो समृद्ध नेशंस है, इससे इनको पैसा आए, इन आइलैंड नेशन को पैसा आए, और जो पर्यावरण चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, सॉरी, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो यहाँ पे नुकसान हो रहे हैं, उनकी भरपाई की जा सके। The issue has come up repeatedly at the international climate change negotiation and on the other platform। और ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि पहली बार उठा है दोस्तों, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर लगातार इस प्रकार की बातचीत जो है वो समय समय पे उठती रही है। तो पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है, कई बार समय समय पर इस प्रकार की बातचीत जो है, यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में अन्य मंचों पर बार बार उठा है। लगभग संपूर्ण विकासशील दुनिया, विशेष रूप से छोटे द्वीप राज्य, वर्षों से जलवायु आपदा के कारण हुए नुकसान और क्षति के लिए वित्तीय मुआवजे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं। ये मांग करने वाला पाकिस्तान अकेला देश नहीं है, और भी बहुत सारे देश हैं, ये हिंदी में हमने देखा। व्हाट इज क्लाइमेट रिपेरेशन? ये जलवायु सुधार है क्या? ये तो क्लाइमेट रिपेरेशन का मतलब है दे आर डिमांडिंग मनी, पैसा मांग रहा है। पाकिस्तान कह रहा है दो भाई पैसा, ऐसे झोली फैला रही, कह रहा है पैसा दे दो। पैसा किससे मांग रहा है? अमीर देशों से। क्यों? क्योंकि अमीर देश, उनका मानना है कि इन्होंने पुराने समय पे पॉल्यूशन किया था, तो आज इनको पैसा देना चाहिए। तो कह रहा है कि इट इज कॉल फॉर मनी टू बी पेड बाय द डेवलप्ड कंट्री। याद रखो, पहली बात, जो क्लाइमेट रेपरेशन है इसका मतलब है कॉल ऑफ फॉर मनी। मनी किससे मांग रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रियों से पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, किसके लिए मांग रहे हैं? कौन मांग रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज मांग रही है। क्यों मांग रही है दोस्तों? टू एड्रेस द हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, कि जो तुमने ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन किया है, किसने? डेवलप्ड नेशन ने, रिच नेशन ने। उन्होंने जो आज तक जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य हार्मफुल गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में ऐड किए ना, उनका कंट्रीब्यूशन है, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है। और हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन के अंदर में यूके बहुत आगे है, यूएसए बहुत आगे है, 2005 के बाद चाइना बहुत आगे है। 11% जो दुनिया के अंदर में एटमॉस्फेयर ऐड की गई है, वो किसके द्वारा ऐड की गई है? चाइना के द्वारा। भारत का बहुत कम है, आज हम तीसरे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट हम आज तक का अगर हम आप कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारा 3% का ही है, ज़्यादा नहीं है हमारा। ठीक है, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव मेड टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बात आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिस्टोरिकल एमिशन क्या है?
हिस्टोरिकल एमिशन मतलब ऐतिहासिक उत्सर्जन। द डिमांड फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज फ्रॉम द क्लाइमेट डिजास्टर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल। अब कह रहा है कि ये जो पैसा मांगने की बात है ना, ये ऑलरेडी एक प्रिंसिपल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल। इसमें सिर्फ ये होता है कि जो पोल्यूशन करता है तो उसके ऊपर फाइन लगता है, उसको कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों डिमांड फॉर रेपरेशन, उसके अंदर में पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल तो है ही है, साथ साथ में उसे जो प्रभावित लोग हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया जाता है, उनको भी कंपनसेशन, मतलब एक स्टेप आगे की बात है। द डिमांड फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज फॉर क्लाइमेट डिजास्टर इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिवर्सली एक्नॉलेज पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल। जलवायु आपदाओं से होने वाले नुकसान और क्षति के नुकसान मुआवजे की मांग सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का क्या है दोस्तों, विस्तार है। इट मेक द पॉल्यूटर लाइबल फॉर द पेइंग नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन। भाई जो प्रदूषण हुआ है उसको साफ करने के लिए क्या लगेगा, पैसा, तो वो पैसा तो दिया जाएगा, उसको बोलते हैं पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल। बट उसके अलावा जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ है, उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं डिमांड फॉर रेपरेशन। इन द क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल ऑन दोज रिच कंट्रीज। अभी कह रहा है कि ये जिम्मेदारी आज के टाइम पे किस पे पड़ रही है दोस्तों, रिच कंट्रीज पे, अमीर देशों के ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज की है। 1850 से इन्होंने मीटर खींच रखा है भाई कार्बन डाइऑक्साइड का और अन्य ग्रीन हाउस गैसेज को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का। आज ठीक है चाइना है, आज ठीक है इंडिया कर रहा है, आज ठीक है यूएसए कर रहा है, बट किसी टाइम पे यूके जो था वो बाप था सबका, इतना इसने किया है। यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग द यूके, इन्होंने आज जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, हिस्टोरिकल एमिशन अगर हम देखें ना, तो यूके, यूरोप और यूएसए, इनको आप मिला दो तो आज जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, इसका 50% इन तीनों की वजह से है। यूरोपियन यूनियन और किसकी वजह से दोस्तों, यूएस तो आज भी सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर है, सेकंड लार्जेस्ट एमिशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे अभी भी एमिट कर रहा है। उसके अलावा अगर रशिया को मिला दे इसमें, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी मिला देना, तो फिर इन सारे लोगों ने मिलकर 65% यानी कि 2/3 एमिशन जो है इसके लिए जिम्मेदार है। चाइना जो है अब ठीक है, अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर है दोस्तों, सबसे ज़्यादा चाइना एमिट कर रहा है। पिछले 15 साल के अंदर में चाइना ने खूब दबा के कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस निकाली है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से दोस्तों लगभग आज चाइना का हिस्टोरिकल एमिशन 11% पहुंच गया है, कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर के अंदर में है उसमें से 11% किसकी जिम्मेदारी है, किसकी वजह से है दोस्तों, चाइना की वजह से है। समझ में आ रही बात। चलो इंडिया की पोजीशन क्या है, भारत की स्थिति क्या है दोस्तों। कह रहा है कंट्री लाइक इंडिया करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर अकाउंट फॉर ओनली 3% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशन। कह रहा है जो भारत जैसा देश है ना हमारा, वर्तमान के अंदर ये तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ऐतिहासिक उत्सर्जन का केवल 3% हिस्सा इसका है, मतलब 3% हम एमिट कर रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज पे, ये तो पता ही है आपको दोस्तों, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है वो आपको पता ही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है वो आप सबको पता है दोस्तों। बारिश कभी ज़्यादा, कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। अब सोचो ऐसे आइलैंड नेशन जो द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं, अब वो तो समुद्र के आसपास है, अब मान लो समुद्र का जल स्तर बढ़ गया तो डूब जाएंगे। अब एक देश की भूमि ही नहीं बची तो आप कितना भी पैसा दे लो उसको क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज के क्या है दोस्तों, इम्पैक्ट है, आप सबको पता है, ठीक है। और इसी की वजह से दोस्तों लगातार जो डिमांड है लॉस एंड डैमेज कंपनसेशन की दोस्तों बात जो है वो बढ़ रही है। कंट्रीज दैट हैव हैड नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन टू द हिस्टोरिकल एमिशन and have severe limitation of resources are ones that face the most devastating impacts on the climate change। क्या कह रहा है, जिन देशों का ऐतिहासिक उत्सर्जन नगण्य है, मतलब जिन्होंने बेचारों ने कभी, अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बेचारों ने कभी कार्बन एमिट किया ही नहीं, ना के बराबर उन्होंने कार्बन एमिट किया है। आज सबसे ज़्यादा अगर गंभीर समस्याएं किसी को हो रही है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो बेचारे इन्हीं देशों को हो रही है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए सिंपल सी बात है, इनको कंपनसेट करो भाई, पैसा दो इनको। कौन देगा, अमीर देश देंगे जिन्होंने वो, आप देखो ये बड़े छाकटे आदमी हैं, बड़े चालू आदमी हैं, 50% जो है इनकी वजह से हुआ है। लेकिन आज ये बात करते हैं हो ग्रीन एनर्जी लेके आएंगे, और ग्रीन एनर्जी ले आओ, ठीक है, दुनिया को औरों को भी कह रहे हैं ग्रीन एनर्जी लाओ, अब हम ले आएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी दो। टेक्नोलॉजी मांगते तो कहते पैसा दो, हमने खर्च किया है पैसा, मतलब तुम शाणे बन रहे हो, तो हमें अपना माल चिपकाने के चक्कर में हो। तो ये भी एक इनकी गलत प्रकार की एक प्रोपेगेंडा जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। नो डाउट यार क्लाइमेट चेंज के प्रभाव खतरनाक है, हमें दिख रहे हैं, बट ये एक यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज का एक प्रोपेगेंडा भी है,
और वो उसमें लगभग लगभग सफल भी हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एडमिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज जो है, ये मेनली क्लाइमेट चेंज पे बात करता है। रियो कन्वेंशन से इसका जन्म हुआ था दोस्तों। ये एग्रीमेंट में कहा गया है कि यार अलग अलग देश की अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती है और उसी के हिसाब से उनको क्लाइमेट चेंज से फाइट करना चाहिए। इसको नाम को बोला जाता है डिफरेंशियल बट आपका क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेशंस। सबकी अलग अलग प्रकार की क्षमता, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी है। जिनके पास रिसोर्स अच्छे हैं वो ज़्यादा करो, जिनके पास कम है वो कम करो। तो यूएनएफसी द 1994 इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट लेज डाउन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज एक्सप्लिसिटली नॉलेज that differentiated responsibility of the nation. It make it very clear that rich countries must provide both finance and the technology. इन्होंने साफ कर दिया है कि जो अमीर देश हैं उनको पैसा भी देना है और उनको टेक्नोलॉजी भी देनी है ताकि दुनिया ट्रांजिट कर सके टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी। अब ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, पैसा लेंगे। हट, पैसा लोगे तुम, आज गंदा भी तुम करके बैठे हो और उसको साफ करने का तरीका भी तुमने उस पैसे से कमा लिया, तो तुम उसके लिए भी पैसा मांग रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक मैंने फंड की बात हुई थी, अब इसमें एक डिसाइड भी हो रखा है भाई, $100 बिलियन जो है हर साल ये अमीर देश जो है ना ये अपने से इकट्ठा करके देंगे और इस पैसे से $100 बिलियन से जो प्रभावित देश हैं उनको फायदा पहुंचाया जाएगा और साथ साथ जो तकनीक है जिससे ग्रीन एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट हो सकते हैं उसमें इस पैसे को खर्च किया गया। आज तक कुछ ना मिला है, ये $100 बिलियन ये डिमांड जो है ये पूरी नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये भी एक दिक्कत है दोस्तों। इनिशिएटिव्स क्या है, द ग्लोबल कंट्रीज एंड एनजीओज मैनेज टू एस्टैब्लिश द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री कुछ नहीं कर रहे, अमीर देश कुछ नहीं कर रहे, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और एनजीओ ने मिल के एक सेपरेट चैनल बना रखा है दोस्तों, ठीक है, जिसके माध्यम से अगर इस प्रकार का डैमेज होता है तो उसको कंपनसेट किया जाए। याद रखना है डेवलपिंग नेशन की बात कर रहा हूं, ये डेवलप्ड नेशन अभी भी नहीं है यहाँ पे, बहुत मतलबी देश हैं सारे के सारे। देयरफॉर द वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म, तो हमने एक डेवलपिंग नेशंस ने और एनजीओज ने मिलकर एक वो बना रखा है जिसको हम बोल रहे हैं वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, सेटअप इन 2013। हमने 2013 में सेटअप किया था इसको। इट वाज द फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड टू कॉम्पनसेट डेवलपिंग कंट्रीज स्टक बाय द क्लाइमेट डिजास्टर। कह रहा है कि ये जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता से पहली औपचारिक जो है स्वीकृति है कि भाई जिनको भी प्रभावित होते हैं, जिनको भी नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनके जो नुकसान है उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके। तो ये पहला उस प्रकार का इनिशिएटिव था जिसमें इसकी पहचान की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च में दोस्तों मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं फ्लड और इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, साइक्लोन अभी एम्फान, उसके अलावा कार्बन एमिशन, ठीक है, वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है दोस्तों, पढ़ लेना है, ठीक है। प्रीलिम्स के हिसाब से आपसे पूछा सकता है क्लाइमेट रिपेरेशन क्या है, नया कॉन्सेप्ट है, पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। अब किसकी बारी है दोस्तों, अब बारी है क्लाइमेट रिपेरेशन। व्हाई इट इज ऑन डिमांड, ये डिमांड में क्यों है अभी बताया मैंने। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, अमीर देश, और कौन है। लार्जेस्ट एमिटर कौन है, आज लार्जेस्ट एमिटर है चाइना, चाइना के बाद है यूएस के बाद है यूरोपियन यूनियन। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन में बात करें तो 27 देश है ना, उसको अगर हटा दो तो फिर तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है दोस्तों, इंडिया। इनिशिएटिव अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और इन क्लाइमेट चेंज के प्रति अलग अलग क्या क्या इनिशिएटिव, दुनिया भर के इनिशिएटिव्स हैं। तो ये सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। एक सवाल हम भी बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड इज करेक्ट। कह रहा है कि इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज। कह रहा है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था। इट इज फाउंडर अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, इनके अंदर में बनाया गया था ये। तो बताइए सही स्टेटमेंट कौन सा है, जल्दी बताएंगे। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, इसी प्रकार की क्लाइमेट फंडिंग टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं।
बताइए भाई बताइए। चलिए, इसका सही जवाब है फर्स्ट, ठीक है। दूसरा गलत है यार, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर है, यूएनईपी के अंडर में नहीं है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। ये किसके अंडर में आता है, अभी पढ़ा है ना मैंने आपको, ये UNFCCC के अंडर में आता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, डिस्काउंट अच्छा चल रहा है, 2 साल के आइकॉनिक पर और 2 साल के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड ध्यान रखना है आपको, मेरा कोड है सुमित10, सुमित10 आप यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट और अश्योर्ड गाइडेंस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया, कोई भी अगर आप डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, साथ साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये लेगिनोलोसिस आपका लेजेनोसियसिस डिजीज़, खतरनाक नाम है यार, लिगेनोलोसिस डिजीज़, अर्जेंटीना के अंदर में है, नमूनिया टाइप का डिजीज़ है ये आपका, ठीक है। एक बैक्टीरिया से फैलता है और ये बैक्टीरिया बेसिकली जो पल्यूटेड वाटर होता है ना, उसके अंदर में जब आप उसको स्मेल कर लेते हो, सूंघ लेते हो ना, तो उससे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाके आपको प्रभावित कर लेता है, ठीक है। फेटल भी हो जाता है, कई बार डेथ भी हो जाती है। नमूनिया सुना है ना, उसी टाइप का है ये। तो इसके जो है वो देखे गए हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 हेल्थ से संबंधित मामला है। अर्जेंटीना के अंदर में एक मिस्टीरियस नमूनिया आउटब्रेक हुआ है, जिसमें 11 लोग जो हैं दे हैव बीन इन्फेक्टेड एंड 4 हैव बीन सकम टू द डेथ, सकम टू द इलनेस। 4 मर गए, 11 लोग बीमार हुए थे। इट हैज़ बीन फाइनली आइडेंटिफाइड एज, इसको फाइनली हमने आपका लीजियोनेलोसिस के नाम से बोला है। हमने बोला कि बीमारी जो है इसका नाम है लीजियोनेलोसिस, ठीक है, ये हमने नाम दिया है इसको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक फर्स्ट क्लस्टर जो है 6 केसेस आइडेंटिफाई किए, जिसमें 5 तो हेल्थ वर्कर हैं और क्या है दोस्तों, पेशेंट। पहला ये बाहर आया है। अब ये है क्या दोस्तों, तो जो आपका ये लीजियोनेलोसिस है, ये एक नमूनिया लाइक इलनेस है, जो नमूनिया आपको होता है ना, ठीक है। तो लीजियोनेलोसिस एक निमोनिया जैसी बीमारी है, जो हल्के ज्वर, मतलब हल्की आपको माइल्ड फीवर होगा, और कई बार तो सीरियस बीमारी होके आपके लिए फेटल भी हो सकती है, ठीक है, भयंकर किस्म का नमूनिया, डेथ भी हो सकती है। इसका जो एजेंट है, किसकी वजह से हो रही है दोस्तों, तो ये हो रही है आपका लीजियोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। लीजियोनेला बैक्टीरिया है, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द वाटर और पॉटिंग मिक्स। जो वाटर पानी से आता है ये बैक्टीरिया, और वॉटिंग मिक्स से जो है ये कॉजेटिंग एजेंट है, जिनकी वजह से ये आपका लीजियोनेलोसिस बीमारी जो है वो हो रही है। कैसे फैलता है दोस्तों, कह रहा है कि ये जो बीमारी है बेसिकली जो कंटेमिनेटेड एरोसोल होते हैं ना, कि जो हमारा खराब गंदा पानी होता है ना, कंटेमिनेटेड वाटर, तो उससे अगर हम कुछ एरोसोल निकलते हैं और उन एरोसोल को अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो ये बीमारी होती है। अब ये कंटेमिनेटेड वाटर कहाँ से आता है, ये कंटेमिनेटेड एरोसोल कहाँ से आते हैं, तो ये आता है फ्रॉम द एयर कंडीशनिंग, जो एसी है ना, उससे भी हो सकता है। जो आपका कूलिंग टावर होते हैं ना बड़े बड़े, उससे जो हवा निकलती है, ठीक है, पानी निकलता है, उसमें भी हो सकता है। इवेपोरेटिव कंडेंसेशन, उससे भी हो सकता है दोस्तों। एयर कंडीशनिंग जो है, इंडस्ट्रियल कूलिंग, हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम, ह्यूमिडिफायर और जो वर्लपूल स्पा है ना, इनसे जब आपका जो पानी निकलता है, उस पानी के अंदर में कंटेमिनेटेड जो वाटर है, इसमें कंटेमिनेटेड एरोसोल होते हैं, और एरोसोल के अंदर में दोस्तों आपका ये बैक्टीरिया आपको मिलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीजियोनेला बैक्टीरिया, ठीक है, लीजियोनेला बैक्टीरिया। तो इसकी वजह से ये बीमारी जो है ये हो रही है। आदमी से आदमी में अभी तक कोई ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ट्रांसमिशन की अभी तक कोई बात
नहीं आई अभी तक, इसके कोई केस जो है देखने को नहीं मिले हैं। बाकी लीजियोनेला नेमोनोफिलिया इन्फेक्शन ह्यूमन में इंडीड कंट्रीब्यूशन टू द स्प्रेड ऑफ दीज हाईली डिजीज। अब वो कह रहा है ये आदमी को हो गया, और आदमी से जो क्या है, आदमी से जो अब वाटर सिस्टम तो कनेक्टेड होता है ना, शहर के अंदर में पाइप से जाता है, तो मान लो एक आदमी इन्फेक्टेड है तो उससे वो वाटर सिस्टम के द्वारा दूसरों को भी हो सकता है। तो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, बट हाँ पानी से इसका ट्रांसमिशन जो है अभी वो देखा गया है। सिम्टम्स की बात करें तो यार दोस्तों नमूनिया हो जाएगा, बुखार रहेगा, आपके मांसपेशियों में दर्द रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, उसके अलावा पेट में दर्द रहेगा, ठीक है, और साथ साथ में आपको सांस लेने में क्या होगी दोस्तों, तकलीफ होगी। आराम से डरने की बात नहीं, इलाज किया जा सकता है इसका, अभी वैक्सीन इसकी है नहीं, लेकिन अगर हम बात करें तो पेशेंट को लगातार एंटीबायोटिक दी जाती है और उससे उसका क्या किया जा सकता है दोस्तों, इलाज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि ये हो गया तो मर ही जाएगा, हम डर बहुत जाते हैं, जब से कोरोना आया ना डरने लग गए हम। द पब्लिक हेल्थ थ्रेट पोज्ड बाय द लेगिनोलोसिस कैन बी एड्रेस्ड बाय इंप्लीमेंटिंग वाटर सेफ्टी। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि हमें वाटर सेफ्टी जो है ना उससे संबंधित जो हमारी नॉर्म्स है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए दोस्तों। जो भी अथॉरिटी है जो वाटर सेफ्टी या जो बिल्डिंग से रिलेटेड होती है उनको इन प्रकार की नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करके हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। रिलेटेड सर्च में दो बातें आपको देखना है, न्यूमोनोफिला क्या होता है और WHO, दो चीज़ों के बारे में देख लेना। व्हाट इज़ दिस डिजीज़, क्या है ये, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये डिजीज़ कौन सा है, भाई नई बीमारी टाइप है। उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं इसके, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है और ट्रीटमेंट क्या है ना। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती है, आसान है। ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन है नहीं, जो आपका कंटेमिनेटेड वाटर है उससे कुछ एरोसोल निकलते हैं, वो हम इनहेल कर लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं, डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है। सिम्टम्स मैंने बताया, बुखार, मांसपेशियों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ठीक है, ये नमूनिया हो जाना, ये कुछ ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। दोस्तों एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 2 साल का आइकॉनिक आप लेंगे तो 23,900, मतलब ऑलमोस्ट 24,000 का डिस्काउंट है, और प्लस के 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे ऑलमोस्ट 15,500 रुपये का डिस्काउंट है। बस ध्यान एक चीज़ रखनी है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो कोड यूज़ करना सुमिट 10, आपके पास अनअकैडमी का कॉल आएगा, वो बेवकूफ़ बनाते हैं, चालू बनते हैं, फॉर्म भेज देते हैं आपको, फॉर्म में ऑलरेडी एक लिंक जो है एक कोड लगा होता है, तो चेक कर लेना, उसको चेंज करके सुमिट 10 कोड लगा लेना। बाकी कोई झंझट में नहीं पढ़ना चाहता हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। अगली बात करते हैं पोषण माह। यार जो सितंबर है ना, हर साल सितंबर का जो महीना होता है ना, इसको हम पोषण माह के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और अब भी क्या चल रहा है, पोषण माह चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में बातचीत भी कर चुके हैं। मुद्दा एक ही है, मुद्दा क्या है दोस्तों, इस पोषण माह के माध्यम से हमें महिला, बच्चे को स्वास्थ्य बढ़ाना है, उनकी जो न्यूट्रिशनल जो इम्बैलेंसेस उनको पूरा करना है, और साथ साथ में उनकी जो शिक्षा है उसको भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और भी जो कम्युनिटी मैनेजमेंट के माध्यम से जो प्रोग्राम्स हैं हमें वो चलाने हैं, वाटर मैनेजमेंट करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है इसी के माध्यम से, है ना, शिक्षित करना है लोगों को। तो ये जन आंदोलन के रूप में हम इसको बनाना चाहते हैं, जैसे हमारा था स्वच्छता अभियान, ठीक है, उसकी तरह हम इसको बनाना चाहते हैं। तो हर साल हम करते हैं पोषण अभियान। पोषण जो है ये क्या है, चलिए, तो पोषण की फुल फॉर्म क्या होती है, PM ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, इसको बोलते हैं पोषण। सितंबर का जो महीना है हर साल हम उसको राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण मंथ के रूप में मनाते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाते हैं हम पूरे देश के अंदर। हर साल सितंबर के महीने को पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पोषण माह या राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। द एक्टिविटी ड्यूरिंग द मंथ विल बी सेंटर्ड ऑन द की थीम्स। इसमें हम जो एक्टिविटी करते हैं वो क्या है दोस्तों, हम महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और स्वास्थ्य शिक्षा, महिला और जो बच्चा है उसकी स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे काम करते हैं, पोषण भी और पढ़ाई भी, ये हमारा थीम है। जेंडर सेंसिटिव वाटर कंजर्वेशन करते हैं हम, लिंग संवेदनशील जन संरक्षण एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल फूड फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन इन ट्राइबल एरिया। अभी एक इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा था, पता नहीं कौन सा एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का टाउन है या पता नहीं नागालैंड की कहाँ की बात हुई थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। वहाँ पर जो है एक बहुत तगड़ा प्रोग्राम चलाया गया। प्रोग्राम क्या है कि एक जो महिला है, एक माँ जो है छोटे बच्चे की, वो दूसरी माँ को क्या करेगी, बताएगी कि क्या क्या खाना है जिससे बच्चे के अंदर में कोई डेफिशिएंसी ना, न्यूट्रिशनल कमियां ना हो। तो उसने, प्रधानमंत्री जी ने उसकी बहुत सराहना की थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पर न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना है, शिक्षा के ऊपर काम करना है, जेंडर सेंसिटिव वाटर कंजर्वेशन पे काम करना है। पर्पज़ क्या है दोस्तों इसका, पर्पज़ यही है, इस पोषण माह को हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे। इसके माध्यम से हम जो है इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहते हैं।
इट एम टू कन्वर्ट दिस जन आंदोलन टू जन भागीदारी बाय एक्टिवेटिंग पोषण पंचायत विलेजेस एंड मेकिंग द ग्राम पंचायत एंड द सरपंच एज द फुलक्रम ऑफ एक्टिविटी। उद्देश्य सिंपल है कि गांव के अंदर पोषण पंचायतों को सक्रिय करो, ग्राम पंचायतें और सरपंच जो है उनको गतिविधियों को तेज करो, ठीक है, और इसको एक जन आंदोलन से हटा के जन भागीदारी कराओ। मतलब लोग अपने आप इसमें इन्वॉल्व हों, लोग अपने आप इसमें क्या करें, हिस्सा ले। कुछ हमें इस प्रकार से इस आंदोलन को बनाना है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे यार मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे और छोटे छोटे कार्यक्रम हैं जो चल रहे हैं, जो पोषण के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर चल रहे हैं। तो उद्देश्य ये भी है कि उन सारे प्रोग्राम को क्या किया जाए, कन्वर्ज किया जाए, ताकि इससे आउटपुट अच्छी आ सके। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो एक्टिवली लुकिंग एट बिल्डिंग कन्वर्जेंस with other line department at the state level and enhancing participation by ASA and आंगनवाड़ी वर्कर in the village organization meeting। तो ये भी बात यहाँ पर की गई है। किनको भी लेके आओ। सर इसका महत्व क्या है? देखो महत्व सिंपल सी बात है, हम कम्युनिटी क्या कर रहे हैं दोस्तों, वी आर प्रमोटिंग कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। हम पूरे समुदाय को मोबिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे समुदाय को एक साथ लेके आएँ, उनको हम मोबिलाइज करें, ठीक है। और साथ ही साथ में इसके माध्यम से हम जो मल नरिशमेंट है, जो कुपोषण की प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको क्या करें, हम लड़ें। बच्चों में और महिलाओं के अंदर जो कुपोषण की प्रॉब्लम है, इसे हम लड़ें। द इनिशिएटिव इज एंश्योरिंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन। इस इनिशिएटिव के माध्यम से दोस्तों हम स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करना चाहते हैं सभी के लिए। अभी जो अभियान है हमारा पोषण अभियान, ये हमने 2018 में लॉन्च किया था। मुद्दा क्या था दोस्तों, न्यूट्रिशनल आउटकम, जो बच्चों की न्यूट्रिशनल आउटकम है उसको सुधार करना, उसको बढ़ाना। प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो स्तनपान कराती हैं, उनके अंदर में जो आपका न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी क्या है दोस्तों, दे आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। वो इसको क्या कर रही है, लागू कर रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। कीर्ति पारेख कमेटी, कीर्ति पारेख जो है ना, ये भारत के अंदर में जाने माने मतलब एनर्जी एक्सपर्ट है, ठीक है। इनको बहुत तगड़ी नॉलेज है एनर्जी, गैस प्राइस को, तेल वेल, इन सब के बारे में, ठीक है। तो इनकी देखरेख के अंदर में कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का काम है कि भैया एक काम करो यार, एक ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर बना के दो जिससे भारत के कंज्यूमर के ऊपर में ना दबाव कम पड़े। आप देख रहे हो गैस के प्राइस किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, और गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो इससे जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। सरकार जो है ना महंगाई, मुद्रास्फीति को काबू में लाने का प्रयास कर रही है, बट बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेटिंग गैस प्राइस, इसकी वजह से लगातार जो है भारत के हर प्रयास जो है वो विफल होते जा रहे हैं। इसीलिए हमने कीर्ति पारेख कमेटी जो है इसका गठन किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने कमेटी बनाई है एनर्जी एक्सपर्ट कीर्ति पारेख के अंदर में, ताकि एक सेंट्रल करंट जो हमारा गैस प्राइस फॉर्मूला है ना, उसको रिवाइज किया जा सके, ठीक है। Center has begun a review of the pricing formula for domestically produced gas amid rising concern over skyrocketing global natural gas price। आप देखो भारत के अंदर में जो गैस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किस प्रकार से हम बेचेंगे भारत में, उसका प्राइसिंग फार्मूला क्या होगा। क्योंकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देख रहे हो गैस के प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने की वजह से भारत में भी गैस प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और उससे हमारे उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। सरकार जो महंगाई कम करना चाह रही है वो महंगाई कम हो नहीं रही, ठीक है। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। कह रहे कि अभी जो अगले 6 साल है ना, अगले 6 महीने है ना, जैसे अक्टूबर से लेके मार्च 2023, उसमें तो कंट्रोल होगा नहीं। उसमें तो हो सकता है गैस के दाम और बढ़ें, लेकिन उसके बाद में जब ये कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो ऐसा माना जा रहा है कि फिर चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएगी, हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और फिर जो है गैस प्राइस जो है वो शायद इतने नहीं बढ़ेंगे। इसके अंदर में कीर्ति पारेख और अन्य जो लोग हैं इस कमेटी के अंदर, इट इज़ हेडेड बाय एक्सपर्ट कीर्ति पारेख एंड विल इंक्लूड द मेंबर फ्रॉम द फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, गैस प्रोड्यूसर एंड बायर, ये इसके अंदर में शामिल होंगे। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, एक मार्केट ओरिएंटेड, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल फॉर्मूला बनाना है, जिससे दोस्तों भारत की जो गैस हम निकाल रहे हैं भारत में से, उस गैस को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, क्या प्राइसिंग फॉर्मूला है, वो हम बता पाएँ अच्छे से। तो ये इसका क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। अगला है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो जो है, पाकिस्तान ने कहा है कि यार बारिश बहुत हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ आई हुई है, पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। तो इससे जो मोहनजोदाड़ो की साइट है ना, इंडस वैली साइट है, सबसे बड़ी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है, 5 किलोमीटर दूर है मोहनजोदाड़ो, इंडस जो रिवर है ना उससे बस 5 किलोमीटर दूर है। तो बाढ़ आ रही है, तो कह रहे हैं इससे इसको भी क्या है, खतरा है। जो इसका वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है ना, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा है। रिसेंटली पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने वार्न किया है कि जो भारी बारिश जो हुई है ना सिंध प्रोविंस के अंदर,
उसे जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है मोहनजोदाड़ो का, उसको कहीं ना कहीं खतरा पड़ा है। मोहनजोदाड़ो हम क्यों बोलते हैं दोस्तों? मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, ठीक है, मृतों का टीला, जो मर चुके हैं बट उनके टीले हैं, है ना। ये कहाँ लाई करता है दोस्तों? ये लारकन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है, सिंध पाकिस्तान के अंदर में, और ये इंडस नदी से केवल 5 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों ये फेमस क्यों है? क्योंकि हमारा जो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया का, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो उसकी एक ये साइट है। इसको आपका रखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल के द्वारा, 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है। ये अपनी टाउन प्लानिंग के लिए फेमस थी, क्योंकि उस समय जिस हिसाब के यहाँ पे गलियाँ, जिस हिसाब के यहाँ घर वर बनाए थे वो बहुत तगड़े थे। स्ट्रीट पैटर्न जो था यहाँ, ग्रिड पैटर्न, वो ब्रिक पेवमेंट की जो है गांव के जो सड़कें थी, जो गलियाँ थी, उसमें ईंटें बिछाई हुई थी। वाटर सप्लाई अच्छे से बनाई हुई थी, ड्रेनेज बहुत अच्छा बनाया हुआ था, सीवर सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ था घरों के अंदर में, टॉयलेट, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग, सो बहुत अच्छी तरीके से। तो इसके लिए ये जो है फेमस है, सबको पता है। यहाँ पर जब हमें एक्सकवेशन किया तो हमें ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट ग्रैंडरी मिली, एक असेंबली हॉल मिला, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर हमें मिला, पशुपति की सील मिली हमें, ठीक है, एंड अ बुस्ट ऑफ बियर्डेड मैन, एक बड़े दाढ़ी वाले बाबा का यहाँ पर हमें एक पुतला मिला था। इट इज़ द मोस्ट ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ टाउन प्लानिंग। कह रहा है कि टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ उसके सबूत मिले हैं। सीटाडल और लोअर सिटी, मतलब एक इलाका ऐसा जो हाइट पे बना था, जहाँ अमीर लोग रहते थे सोसाइटी के, है ना, और लोअर एरिया। तो इस प्रकार से मैंने बताया। सिविलाइजेशन वेंट इनटू डिक्लाइन इन द मिडल ऑफ द सेकंड मिलेनियम बीसी फॉर द रीजन, अब ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है दोस्तों? अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ए प्लेस दैट इज लिस्टेड बाय द यूनेस्को फॉर द स्पेशल इट्स कल्चरल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। कहता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम किसको बनाते हैं? ये यूनेस्को के द्वारा अनाउंस किया जाता है। ऐसी कोई भी साइट जिसका कल्चर या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, उसको हम इसके अंदर में रखते हैं। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन मेंटेन करता है दोस्तों? यूनेस्को मेंटेन करता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए ट्रीटी है, दिस इज एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में संहित है, जिसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन कहा जाता है, जिसे 1972 के अंदर में यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया था। लिमिटेड इंप्रूवमेंट इन द पीएम, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, है ना। अब यार सर्दी आने वाली है तो हम टेंशन में तो आएंगे ही ना, ठीक है। तो दोस्तों हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उस प्रोग्राम का हमारा नाम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके तहत हमने क्या किया है, बहुत सारे शहरों को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि उसमें प्रदूषक लेवल कितना है, कितना नहीं है। अब ज़्यादातर के अंदर में ना इंस्ट्रूमेंट की कमी है। दिल्ली के आसपास तो ठीक है, बट दूसरी जो सिटी है ना, उनके अंदर में इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप PM 2.5 को माप लो। छोटा पार्टिकल होता है बहुत, और उतना ही ज़्यादा नुकसान होता करता है हमारे लंग्स के लिए। तो हम PM 2.5 को नहीं, हम बस PM 10 को माप के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्यूरेट हम मेजर ले नहीं पा रहे। तो बस यही कह रहा है इस पूरे टॉपिक के अंदर में कि जो PM 2.5 के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर काम जो है नहीं हो रहा, और जो PM पार्टिकुलेट मैटर है वो कुछ हद तक जो है वो उनकी संख्या कम हुई है। An analysis by Environment Think Tank Center for Science and Environment reported limited improvement in PM 2.5 for the cities under National Clean Air Program। तो जो शहर है हमारे जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर जो इंप्रूवमेंट हुई है PM 2.5 पार्टिकल्स में बहुत लिमिटेड हुई है। Only 14 of 43 NCAP cities registered a 10% or more reduction in their PM 2.5 particle। 43 में से केवल 14 सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें PM 2.5 जो है वो 10% से ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। Only 43 cities has adequate data to be considered। केवल 43 सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास डेटा ऐसा है। सिटीज़ इन पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, इन ये PM 2.5 के मामले में ज़्यादा थी, ठीक है। तो कह रहा है कि दे रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन PM 2.5 लेवल। इनमें उल्टा PM 2.5 बढ़ गया है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वही होती हैं दोस्तों जो टारगेट को कवर नहीं कर पाती। इट कवर 132 ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हुज एयर क्वालिटी डिड नॉट मीट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो उनको हम नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बोलते हैं जो हमारे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते हैं। अभी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में हमने लॉन्च किया था। उद्देश्य था 20 से लेकर 30% रिडक्शन करना पॉल्यूशन के लेवल में, प्रदूषण के लेवल में, ठीक है। 20 से 30% डिक्रीज करना फ्रॉम PM 2.5 टू PM 10 पार्टिकल्स बाय 2024 यूजिंग 2017 पॉल्यूशन लेवल बेस। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना थोड़ा सा भाई, ओके।
अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम PM 2.5 को ही वो मीज़र कर रहे हैं। हमारे पास PM 2.5 को मीज़र करने के वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, केवल हम PM 10 मापते हैं। अच्छा दोस्तों, ऑफर चल रहा है। ऑफर आपको पता ही है, 24 आइकॉनिक के ऊपर 24,000 रुपये का डिस्काउंट और 2 साल के प्लस के ऊपर मिल रहा है 15,500 का डिस्काउंट। जाओ ज्वाइन कर लो यार। कोड आपको ध्यान रखना है, मेरा सुमित 10 कोड रहेगा। बाकी डिटेल के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या जो गूगल फॉर्म लगा हुआ है आपके कमेंट बॉक्स में उसको भर दो यार, सबसे आसान है। उसको ओपन करोगे ना, वो आपका नाम मांगेगा, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, मेरा कोड मांगेगा, उसमें लिख देना सुमित 10 एजुकेटर कोड में, अपना नाम मत लिखना, और उसको सबमिट कर देना। मेरी टीम आपको 1 दिन के अंदर कॉल कर लेगी, ठीक है। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलता है, जो प्लस में नहीं मिलता। प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। अगर मैं GS की बात करूं तो ये GS का प्लस है, ये GS का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की ये फीस है डिस्काउंट के साथ में। ये ऑप्शनल का है दोस्तों। तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।